हेलो स्टूडेंट्स, गुरुकुल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जो इससे पहले वाली वीडियो थी उसमें अपन ने जो सिलेबस था मास्टर कैडर इंग्लिश का वो डिस्कस किया था। आज की जो वीडियो है उसमें हम एलिजाबेथन पीरियड को लेंगे, ठीक है। क्योंकि आपका जो सिलेबस है उसमें पहले आपका जो दे रखा है वो इंडियन राइटिंग्स है, लेकिन हमने पहले एलिजाबेथन को लिया है, एलिजाबेथन एज। क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया था कि एलिजाबेथन जो एज है, कोई भी एज है, जैकोबियन एज है या इसके जैकोबियन टू रेस्टोरेशन एज है या फिर विक्टोरियन है, मॉडर्न एज है, इनके जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, इनकी टाइम ड्यूरेशन पूछी जाती है, इनसे रिलेटेड जो राइटर हैं, पोइट्स हैं, उनका पूछा जाता है, उनके वर्क्स के बारे में पूछा जाता है। तो ये जो क्वेश्चन हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और ऐसे ही मैं आपको करवाने की पूरी कोशिश करूँगी कि जिस तरह से क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है वैसे ही आपको करवाया जाए, ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये है कि आप जो भी मैं आपको यहाँ पे करवाऊँ आप नोट डाउन कीजिए, और क्योंकि मैं इसी तरीके से आपको करवाऊँगी कि आपको नोट डाउन होता रहे साथ साथ। और दूसरा जितना भी आप नोट डाउन करते हो वो आपके नॉलेज में रहेगा कि हमने ये चीज़ें वीडियो में की थी। अब जो सबसे पहले जो बात आती है एलिजाबेथन एज में, वो इसकी टाइम ड्यूरेशन की आती है। तो इसका जो टाइम ड्यूरेशन था वो 1558 टू 1603 तक रहा है, 1558 टू 1603 तक। अब कोई भी जो एज है, आप किसी भी एज की बात करते हैं जैसे, तो उसका कुछ ना कुछ रिलेशन उसके नाम के साथ जुड़ा होता है। जैसे एलिजाबेथ, अब इस जो एज का नाम, एरा का नाम जो था वो एलिजाबेथन एरा क्यों पड़ा, इसके पीछे भी एक रीज़न है। क्योंकि उस टाइम एलिजाबेथ फर्स्ट, याद रखना है आपको, एलिजाबेथ फर्स्ट जो थी वो इंग्लैंड में रूल किया था उन्होंने। एलिजाबेथ फर्स्ट ने इंग्लैंड में रूल किया था। अब आप टाइम पीरियड देख सकते हो कितना टाइम उन्होंने रूल किया, 45 ईयर्स तक उन्होंने इंग्लैंड में रूल किया था। और कहा जाता है कि ये इतनी पावरफुल क्वीन थी कि उन्होंने 45 ईयर्स तक अपने रूल में बहुत सारी डिस्कवरीज हुई उनके टाइम में। आर्ट और लिटरेचर का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ, बहुत अच्छे राइटर्स हमारे सामने उभर के आए, मतलब हर फील्ड में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, ठीक है। अब इसी अकॉर्डिंग जैसे उन्होंने 45 ईयर्स तक अपना रूल किया, अब इसी एज को, ये तो आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपन ले सकते हैं कि ये दिस इज कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इसे इंग्लिश लिटरेचर का गोल्डन एज भी कहा जाता है। दिस इज द थर्ड पॉइंट, सेकंड पॉइंट सॉरी, कि इसे इंग्लिश लिटरेचर का गोल्डन एज भी कहा जाता है। और तीसरा जो पॉइंट है वो क्यों कहा जाता है, क्योंकि इंग्लैंड, इसके रीज़न ही इसके पॉइंट है, जो इंग्लैंड है इसमें बहुत सारे पीस एंड प्रोस्पेरिटी, इंग्लैंड में बहुत सारी पीस और प्रोस्पेरिटी, और पीस और प्रोस्पेरिटी होने के कारण ही इंग्लैंड में काफ़ी जो कहते हैं अभी लिटरेचर का, आर्ट का जो डेवलपमेंट हुआ था वो इसी कारण हुआ था। क्योंकि जिस एज में आपको पीस एंड प्रोस्पेरिटी देखने को मिलेगी तो राइटर्स भी ऑब्वियसली कुछ लिखेंगे उसके बारे में। राइटर्स को एक हौसला मिलता है कि हमने क्या क्या करना है, क्या लिखना है, उनको एक इंस्पिरेशन मिलती है ना। किंग कौन है, उसका इकोनॉमिकल कंडीशन क्या है, उसमें पीस एंड प्रोस्पेरिटी, तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं किसी भी एज के लिए। तो राइटर्स जो उभर के आए यही एक रीज़न है कि इंग्लैंड ने पीस एंड प्रोस्पेरिटी, तो इसे गोल्डन पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का नाम भी दिया जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट जो हम पॉइंट कहते हैं रेनेसां पीरियड इसे क्यों बोला जाता है, इसके भी कुछ पॉइंट है। अब रेनेसां इसे क्यों बोला जाता है, रेनेसां का इसका मतलब ये होता है कि कुछ इसका जो मीनिंग होता है इस वर्ड का, पहली बात तो ये फ्रेंच वर्ड है एक, ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, ये एक फ्रेंच वर्ड है रेनेसां, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रीबर्थ। रेनेसां का रीबर्थ होता है, रिवाइवल, रीअवेकनिंग। क्या होता है, रीबर्थ, रिवाइवल, रीअवेकनिंग। रेनेसां का मतलब क्या होता है,
रीबर्थ, रिवाइवल, रीअवेकनिंग। और वाकई में इसका एज का जो ये नाम पड़ा, रिनाइंस पड़ा, इसका मतलब भी यही था कि इस युग में, इस एज में क्या हुआ, लिटरेचर को, आर्ट को एक नया रूप दिया गया, रिवाइव किया गया, उसे रीअवेक, जागरूकता लाई गई उस चीज़ में, तो इस कारण इसका नाम रिनाइंस ही पड़ता। थर्ड क्वेश्चन अपने बन सकते हैं, एक तो गोल्डन पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बन गया, दूसरा रिनाइंस पीरियड बन गया, फ्रेंच वर्ड है, इसका मीनिंग है रीबर्थ, रिवाइवल, रीअवेकनिंग, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी होंगी। अब जो नेक्स्ट अपन ने करना है एलिजाबेथन एज का, अब इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट उठता है वो भी यही है कि रिनाइंस थिएटर कौन कौन से सामने आए उस टाइम। तो जो थिएटर के नाम भी आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे द रेड लॉयन, फर्स्ट जो फेमस थिएटर था वो क्या था, द रेड लॉयन, जो कि 1567 में आया, ठीक है। उसके बाद जो फेमस आ जाता है द कर्टेन थिएटर, एलिजाबेथन एज का द कर्टेन थिएटर, और उसका जो टाइम है वो 1577 रहा है, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है द ग्लोब थिएटर, ठीक है। उसका जो टाइमिंग आ जाती है वो 1599 आ जाती है। तो इसी कारण से इसे गोल्डन पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का नाम दिया, क्योंकि थिएटर जो पहले एक टेम्परेरी बेस पे चलते थे कि एक छोटा सा स्टेज लगा के उसे लोगों के सामने रख दिया जाता था, लेकिन उस टाइम एक प्रॉपर वे से, उसे टेक्निक से लोगों के सामने लाया गया। रेड लॉयन को द कर्टेन थिएटर, द ग्लोब थिएटर और भी हुए, लेकिन इन तीनों का नाम काफ़ी फेमस हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ होगी हमारी। नेक्स्ट जो पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है एलिजाबेथन के बारे में, वो ये है कि इसी एज में द अर्ल ऑफ सरे, द अर्ल ऑफ सुरे, मतलब जिन्होंने ब्लैंक वर्स, अर्ल ऑफ सुरे जिन्होंने ब्लैंक वर्स को प्रोड्यूस किया था, इंट्रोड्यूस्ड ब्लैंक वर्स। तो ये भी काफ़ी बात इंपॉर्टेंट है इसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको पूछा जा सकता है वो ये है कि एलिजाबेथन एज से पहले कौन सी एज थी, उसको बाद में फॉलो कौन सी एज कर रही है, ये भी आप यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। तो ट्यूडर एज इससे पहले थी, ठीक है। उसके बाद आई अपनी एलिजाबेथन एज आ गई, और एलिजाबेथन एज को किसने फॉलो किया, जैकोबियन एज ने। मतलब मैं आपको ये क्वेश्चन कई बार कह चुकी हूँ कि इसके जो क्वेश्चंस हैं ना, इनके टाइम पीरियड्स के बारे में पूछे जा सकते हैं। इनका टाइम क्या है, जैसे मैंने एलिजाबेथन का 1558 से 1603 तक बोला हुआ है, ठीक है। और ऐसे ही इनके जो टाइमिंग पीरियड है वो भी पूछा जा सकता है। जब आप जैकोबियन एज के बारे में पढ़ेंगे तो इसका टाइम पीरियड देखेंगे। तो एलिजाबेथन का नाम एलिजाबेथ क्यों पड़ा, ये मैंने आपको बता दिया कि एलिजाबेथ फर्स्ट जो थी उन्होंने इंग्लैंड में 45 ईयर्स तक रूल किया था। उनके रूल में बहुत सारी डिस्कवरीज हुई थी, लॉट ऑफ डिस्कवरीज हुई, आर्ट एंड लिटरेचर का डेवलपमेंट हुआ। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि म्यूज़िक एंड पेंटिंग का काफ़ी डेवलपमेंट हुआ था उस टाइम। म्यूज़िक एंड पेंटिंग का भी काफ़ी डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। तो ये पॉइंट सारे आपको आई होप के क्लियर हो गए होंगे। तो जो फर्स्ट अपन ने कहा कि इस एलिजाबेथन एज को हम कौन से और नेम इनके हो सकते हैं, तो वो मैंने आपको बता दिया। एक तो गोल्डन पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, एक तो गोल्डन पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर हो गया, ठीक है। और सेकेंड नेम इसका क्या था, रेनेसांस पीरियड हो गया, एज हो गया, ठीक है। थर्ड क्या हो गया इसका, जो शेक्सपियरियन एज हो गया, क्योंकि
जो ग्रेटेस्ट राइटर था हमारे सामने, ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ द वर्ल्ड, विलियम शेक्सपियर, वो इसी एज में हुए थे। तो इनका काफ़ी ब्यौरा हमने पढ़ा हुआ है, हर स्टैंडर्ड में हमें विलियम शेक्सपियर के बारे में पढ़ने को मिलता है। जैसे आप कोई भी ग्रेजुएशन कोर्स करते हैं या एमए में जाते हैं या इलेक्टिव इंग्लिश में हमने काफ़ी बार पढ़ा होता है, जो आप सब्जेक्ट चूज़ करते हैं, तो उसमें शेक्सपियरियन का जो शेक्सपियर है, विलियम शेक्सपियर, उनका हर बार हमें कुछ ना कुछ पढ़ने को मिलता है। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि इनके बारे में हमने किसी ने कुछ पढ़ा ना हो। ठीक है, तो ये चीज़ें थी एलिजाबेथन एज के बारे में, जो मैंने आपको बताई कि इंग्लैंड में पीस एंड प्रोस्पेरिटी काफ़ी हुई इस टाइम में, बहुत सारी डिस्कवरीज हुई, आर्ट एंड लिटरेचर का काफ़ी डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, और जो नेक्स्ट इसका पॉइंट बनता है वो आप अब करते हैं। आप इनको नोट डाउन करते जाइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये चीज़ें बहुत काम आने वाली हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपके लिए मैंने जो ली है। अब इनके जो राइटर्स, मेन राइटर्स हमारे सामने हैं, वो आप नोट डाउन कीजिए। फर्स्ट है क्रिस्टोफर मार्लो। ठीक है, सेकंड जो राइटर है वो क्या है, विलियम शेक्सपियर। ठीक है, थर्ड जो राइटर है वो है एडमंड स्पेंसर। तो ये तीन ग्रेट राइटर्स जो इस एज में हमारे सामने उभर के आए हैं, क्रिस्टोफर मार्लो, विलियम शेक्सपियर, एडमंड स्पेंसर। तो इन राइटर्स, अब जो क्रिस्टोफर मार्लो है इसके बारे में मतलब बहुत कम स्टूडेंट्स ने सुना होगा शायद, बट अगर आप डीप इनकी लिटरेचर में जाते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं, तो ये भी किसी से कम नहीं थे। बहुत अच्छी तरह इन्होंने अपने ब्लैंक वर्स को अडॉप्ट किया, क्योंकि उस टाइम क्या था कि ब्लैंक वर्स जो था वो बहुत ही मतलब ऐसी कंडीशन में आ गया था कि लोगों की पहुंच से बिल्कुल परे था, कॉमन मैन तो बिल्कुल से समझ ही नहीं सकता था। तो उस टाइम कहते भी इन्होंने जो मार्लो है, इन्होंने उस ब्लैंक वर्स को एक इम्प्रूव देके, उसको एक सुधार करके, उसको इस तरह से अपने वर्क में यूज़ किया कि लोग आज तक इनको मानते हैं कि बहुत अच्छी तरह ब्लैंक वर्स को इन्होंने किया। और विलियम शेक्सपियर को इन्होंने एक पेवमेंट कर दिया, एक रास्ता दिखा दिया, गाइड कर दिया कि उन्होंने कैसे आगे इस चीज़ को यूज़ करना, तो वो भी काफ़ी चीज़ मैटर करती है। एडमंड स्पेंसर हैं, ये काफ़ी ग्रेट रहे। तो एक एक करके इन राइटर्स के वर्क्स पर, इनकी क्रिएशंस पर चलेंगे और देखेंगे कि इन्होंने क्या क्या किया है, कब कब किया है, और इनके बारे में कुछ ज़रूरी बातें जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं वो भी कॉन्सेंट्रेशन से करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने क्रिस्टोफर मार्लो के बारे में बात करनी है कि इनका क्या है सारा वर्क वगैरह। एक एक करके इन सभी पे चलती है। सबसे पहले क्रिस्टोफर मार्लो, तो इनका जो बर्थ है वो क्या है 1564 और डेथ हुई 1593 में। बहुत ही कम टाइम पीरियड था इनकी लाइफ का। ठीक है, तो जो फर्स्ट पॉइंट इनका जो बनता है कि 29 ईयर्स की इनकी एज थी, सिर्फ 29 ईयर्स की एज में इनका जो रहा। सेकंड पॉइंट जो इनका बनता है वो ये है कि इनकी जो लाइफ थी वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल रही है। कंट्रोवर्शियल लाइफ, काफ़ी लाइफ में इनको अप्स एंड डाउन्स देखने को मिले। ठीक है, और ही इज़ ऑल्सो नोन एज किट मार्लो। इनको किट मार्लो भी कहा जाता है, किट मार्लो। ठीक है, फोर्थ जो पॉइंट है वो ये है, ही इज कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार ऑफ इंग्लिश ड्रामा। ही इज कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार ऑफ इंग्लिश ड्रामा। ठीक है जी, ये कुछ पॉइंट्स है जो आपने याद रखने हैं इनके बारे में। ठीक है, मतलब ये तो इनकी लाइफ में मतलब इनको क्या क्या रैंक दिया गया। किट मार्लो बोला जाता है इनको, कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार ऑफ इंग्लिश ड्रामा, है ना। और 29 ईयर्स का इनकी लाइफ, इनकी एज में इनकी डेथ हो गई थी। कंट्रोवर्शियल लाइफ रही है। इसके अलावा जो और मेन पॉइंट्स है जो पूछे जा सकते हैं इनके बारे में, उनके बारे में अपन देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। हाँ जी, तो ये आप मेन हेडिंग बनाइए, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर। पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, कौन कौन से पॉइंट है जो क्रिस्टोफर मार्लो के बारे में हम जान सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो इनका बनता है वो ये है, ही ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड
विलियम शेक्सपियर, he greatly influenced विलियम शेक्सपियर। सबसे ज़्यादा इन्होंने विलियम शेक्सपियर को इन्फ्लुएंस किया, प्रभावित किया अपनी राइटिंग से, ठीक है। और अगला जो इनका पॉइंट्स टू बी रिमेंबर है वो ये है कि ही इज़ ऑल्सो नोन फॉर द यूज़ ऑफ ब्लैंक वर्स। ये ब्लैंक वर्स के लिए जाने जाते हैं। सबसे मेन पॉइंट जो इनका है कि ये ब्लैंक वर्स के लिए जाने जाते हैं एंड ट्रेजिडी के लिए, ब्लैंक वर्स एंड ट्रेजिडी। ये ब्लैंक वर्स और ट्रेजिडी के सबसे पहला पॉइंट क्या था कि ये विलियम शेक्सपियर को इन्होंने काफ़ी इन्फ्लुएंस किया, और सेकंड पॉइंट क्या है कि इन्होंने ब्लैंक वर्स और ट्रेजिडी को अडॉप्ट किया था, तो ये काफ़ी जाने जाते हैं उनके बारे में। थर्ड जो मेन पॉइंट है, दीदो द क्वीन ऑफ कार्थेज, ये जो इनका वर्क था दाइदो द क्वीन ऑफ कार्थेज, ठीक है, ये पब्लिश हुआ था 1587 में। इसके वर्क के बारे में डिटेल में हम बाद में जाएंगे, पहले कुछ जो पॉइंट्स हैं जिनके लिए क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो आप नोट डाउन कीजिए कि दीदो द क्वीन ऑफ कार्थेज जो कि पब्लिश हुआ 1987 में, ये इन्होंने रिटन विद द कोलैबोरेशन, किनकी कोलैबोरेशन से इन्होंने लिखा था ये, थॉमस नैश, ठीक है। दीदो द क्वीन ऑफ कार्थेज पब्लिश्ड इन 1587 रिटन विद द कोलैबोरेशन ऑफ थॉमस नेश। थॉमस नेश के साथ इन्होंने मिलके ये वाला जो दीदो द क्वीन ऑफ कार्थेज था ये लिखा था, ठीक है। तो ये इनका मेन पॉइंट बनेगा। अगला जो मेन पॉइंट बन सकता है वो देखते हैं क्या है, तो आप इनको आराम से नोट कीजिए क्योंकि ये मेन पॉइंट्स है, इससे क्वेश्चन जो है बनते वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अब इनकी जो बुक थी उनको काफ़ी मेमोरेबल, मतलब कुछ राइटर्स ने इनके बुक के टाइटल तक को अडॉप्ट किया उन्होंने, ठीक है। जैसे सबसे पहले मैं नाम लूँगी एल्डोस हैक्सले। 1923 में उन्होंने बोरो किया टाइटल, अपनी बुक का टाइटल बोरो किया। कौन सा टाइटल था? ये जो एल्डोस हैक्सले था इन्होंने टाइटल बोरो किया इनकी बुक में से, ठीक है। और वो टाइटल इन्होंने लिया था एडवर्ड सेकंड जो इनकी बुक थी उसमें से उन्होंने ये टाइटल बोरो किया था एल्डोस हैक्सले ने, ठीक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट बनता है, और ये जो बुक इन्होंने ली थी वो एंटिक हे थी। बुक का टाइटल क्या था? एंटिक हे। जो एल्डोस हैक्सले की बुक थी एंटिक हे, ये इन्होंने ये जो क्रिस्टोफर मार्लोव है इनकी एडवर्ड सेकंड में से ये टाइटल लिया था। 1923 में ये टाइटल उन्होंने बोरो किया था, ठीक है। नेक्स्ट जो है राइटर वो थे कॉलिन डेक्स्टर। नेक्स्ट कौन है? कॉलिन डेक्स्टर। उनका जो उनके नॉवल का नाम क्या था? द वेंच इज डेड, ठीक है। ये जो उन्होंने टाइटल बोरो किया था ये विलियम शेक्सपियर के प्ले किससे बोरो किया था? द जीव ऑफ माल्टा। बोरोड द जीव ऑफ माल्टा। तो ये जो टाइटल था इन्होंने जीव ऑफ माल्टा से बोरो किया था, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं आपको बताने पड़ती कि इंपॉर्टेंट बातें कि इन्होंने कौन कौन सी चीज़ें जो इनके बारे में रिमेंबर की जा सकती हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट हमने रिमेंबर रखना है इनका वो क्या है?
मार्लव वाज स्टैब्ड, आपको पता है इनका मर्डर किया गया था, इनको चाकू लगाया गया था, छुरा मारा गया था किनके द्वारा? बाय इनग्राम फ्राइजर, इनग्राम फ्राइजर द्वारा इनको स्टैब्ड किया गया था, इनका मर्डर किया गया। तो ये भी पॉइंट जो है वो अपने रिमेंबर रखना है, याद रखना है इस पॉइंट को भी, ठीक है। अब ये कुछ पॉइंट्स थे, इसके बाद हमने उनके वर्क्स के बारे में बात करनी है मार्लोव के, कि क्या क्या उनके वर्क्स थे, उन्होंने कौन कौन सी पोइम्स लिखी, क्या किया उन्होंने, इसके बारे में बात करते हैं। तो अब लिखो आप, मार्लोव्स प्ले, ठीक है। तो फर्स्ट जो था इनका दीदो द क्वीन ऑफ कार्थेज, पहले आप इनको सीरियल वाइज लिखते जाएंगे और उसके बाद इनका एक एक डिस्क्रिप्शन ले लेंगे, ठीक है। सेकंड नंबर पे आ गया आपका टेम्बरलिन द ग्रेट, टेम्बरलिन द ग्रेट, इसका पार्ट 1 एंड पार्ट 2 है टेम्बरलिन द ग्रेट का। थर्ड नंबर पे आ जाता है द ज्यू ऑफ माल्टा, द ज्यू ऑफ माल्टा, ये भी इनका प्ले है। फोर्थ नंबर पे आ जाता है डॉक्टर फॉस्टस, फोर्थ नंबर पे डॉक्टर फॉस्टस, ठीक है। फिफ्थ नंबर पे आपका आ जाता है एडवर्ड द सेकेंड, इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है एडवर्ड द सेकेंड, ठीक है। एंड सिक्स्थ पे आ जाता है द मैसेकर एट पेरिस, द मैसेकर का मतलब क्या होता है? खून खराबा, नरसंहार, जिसे पंजाबी में कल्लूगारा क्या देते हैं, द मैसेकर एट पेरिस, ठीक है। तो ये इनके प्ले हैं, दीदो द क्वीन ऑफ कार्थेज, टेम्बरलिन द ग्रेट, पार्ट 1 पार्ट 2 है, इसके 2 पार्ट बने हुए हैं। थर्ड में द ज्यू ऑफ माल्टा आ जाता है, उसके बाद डॉक्टर फॉस्टस आ जाता है, उसके बाद फिफ्थ पे एडवर्ड द सेकेंड, ठीक है, द मैसेकर एट पेरिस। ये हो गए इनके प्ले। एक एक करके आप इन पे भी जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो इसके आप क्लियर करेंगे क्या चीज़ है इनमें, ठीक है। अब इनकी पोइम्स, मार्लव्स पोइम। तो सबसे पहले जो इनकी पोइम का नाम आता है वो है हीरो एंड लिएंडर, हीरो एंड लिएंडर, ठीक है। सेकंड द पैशनेट शेफर्ड टू हिज लव, पैशनेट शेफर्ड टू हिज लव एंड एल्जिस, ये वाला जाता है, ठीक है। तो ये इनकी पोइम्स हैं। अब जो इन पोइम्स के बारे में भी कौन कौन से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो भी आप क्लियर करेंगे धीरे धीरे करके। अब जो क्रिस्टोफर मार्लोव है इनकी एक एक वर्क के बारे में आप जाएंगे कि उन्होंने क्या किया है, उनके वर्क के लिए क्या उनको कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप बात करेंगे दीदो द क्वीन ऑफ कार्थेज। फर्स्ट जो है दीदो द क्वीन ऑफ कार्थेज। तो ये जो इसका जो टाइम है दीदो द क्वीन ऑफ कार्थेज ये है 1585 to 87, ठीक है। इसका जो फुल टाइटल है दीदो द क्वीन ऑफ कार्थेज का फुल टाइटल जो है वो क्या है? द ट्रेजेडी ऑफ दीदो द क्वीन ऑफ कार्थेज, ये इसका फुल टाइटल है, ठीक है जी। फुल टाइटल क्या है इसका? द ट्रेजेडी ऑफ दीदो द क्वीन ऑफ कार्थेज,
ठीक है। अब ये जो पब्लिश हुआ था, पब्लिश का आप हेडिंग बना लेते हैं, ये पब्लिश हुआ 1594 में, ये पब्लिश हुआ 1594 में। इसका जो टाइम पीरियड पहले था ये 1585 है, 1585 से 1587, और इसका फुल टाइटल क्या है, ट्रेजेडी ऑफ दीदो द क्वीन ऑफ कार्थेज। पब्लिश्ड हुई है 1594 में। और इसमें स्टोरी क्या है, जो दीदो है शी लव्स एनिस, वो एनिस को लव करती है, ठीक है। बट जो एनिस है वो उसे बिट्रे करता है, उसे धोखा देता है, ठीक है। एंड शी कॉमिट्स सुसाइड, व्हेन डिपार्चर ऑफ इटली, जब उसका डिपार्चर हो जाता है एने का, एनेज डिपार्चर ऑफ इटली, तो जब उसका डिपार्चर हो जाता है इटली में से, तो वो क्या करती है, सुसाइड करती है। इसमें क्या होता है भी, जो दीदो होती है क्वीन ऑफ कार्थेज, वो एनी से लव करती है, लेकिन जो एनी होता है वो उसे धोखा देता है। जब वो इटली से जा रहा होता है, डिपार्चर होता है, तो वो सुसाइड कर लेती है। तो इस स्टोरी में इतना ही पूछा। आपको जो करेक्टर्स मेन है वो याद रखने से, एनिस का करेक्टर आ गया या दीदो का आ गया, कब ये पब्लिश हुआ, ठीक है, इसका फुल टाइटल क्या है, इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट दीदो द क्वीन ऑफ कार्थेज। नेक्स्ट आप लेते हैं टैम्बरलिन द ग्रेट। टैम्बरलिन द ग्रेट, ठीक है। इसका जो ईयर है वो है 1589 to 90। ये है पार्ट 2 का ईयर, और पार्ट 1 का जो ईयर है वो कौन सा है, 1587। जो इसका फर्स्ट पार्ट था वो 1587 में हो गया था, जो सेकंड पार्ट है वो 1587 to 90, ये है इसका, ठीक है। अब इसके बारे में हम क्या लिखेंगे, ये एक इट इज़ अ हीरोइक प्ले, ये क्या है, एक हीरोइक प्ले है, ठीक है, हीरोइक ड्रामा, ये एक हीरोइक ड्रामा है। इसके 2 पार्ट्स हैं, ये आपको पता लग ही गया। इट इज़ बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ तैमूर, इट इज़ बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ तैमूर। तैमूर का नाम आपने सुना ही होगा, है ना, हिस्ट्री में काफ़ी इनके इसके बारे में है, तैमूर के बारे में। और थर्ड जो इसकी बात रिमेंबर करने लायक है वो ये है कि इट इज़ अ माइलस्टोन, इट इज़ अ माइलस्टोन टू एलिजाबेथन पीरियड। ये एक एलिजाबेथन पीरियड का माइलस्टोन साबित हुआ, टैम्बरलिन द ग्रेट, ठीक है। और जो नेक्स्ट पॉइंट है, इसे अपन यही बोल सकते हैं, इट इज़ द फर्स्ट सक्सेस ऑफ लंदन पब्लिक स्टेज। इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड, it is also considered the first success of London public stage, London public stage, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो किंग ऑफ रशिया होता है वो टैम्बरलिन को बुलाता है कि हम पे अटैक होने वाला है, तो आप हमारा इसमें वो कीजिए, हमें रक्षा कीजिए हमारी। तो वो जो टैम्बरलिन एक शेफर्ड बॉय के रूप में इसको दिखाया गया है, और शेफर्ड के रूप में वो कैसे एक शेफर्ड से लेके वो कैसे एक एम्परर तक बनता है, एक शासक बन जाता है, वो सारी स्टोरी इसमें कही गई है। तो वो जो शेफर्ड बॉय जो होता है, जब उसे बुलाया जाता है तो वो अपने किंगडम को इतना एक्सपेंड कर लेता है, लड़ाई करता है, कॉन्कर करता है, हर देश को कॉन्कर जीत लेता है वो, ठीक है। तो काफ़ी अपने किंगडम को वो एक्सपेंड कर लेता है जो टैम्बरलिन है, जो तैमूर है। तो लेकिन वो किसी बात से अनहैप्पी होता है। किस बात से अनहैप्पी होता है, क्योंकि जो उसका बेटा होता है वो काफ़ी कोवर्ड होता है, और उसे कोई मतलब नहीं होता कि हमारा इतना सारा किंगडम है। और जो तैमूर होता है उसे ये चिंता होती है कि ये जो मैं इतना किंगडम एक्सपेंड कर रहा हूँ ये कौन संभालेगा, कौन इसके मुझे मतलब कौन इसकी वैल्यू जानेगा कि मैं किसके लिए कर रहा हूँ, जब मेरा बेटा ही ऐसा कोवर्ड निकला। तो मतलब जो उसे वो बहुत समझाता है पर वो नहीं समझता। लेकिन
फिर वो क्या करता है, वो खुद अपने बेटे को मार डालता है और लोगों को ये बोल देता है कि वो तो शहीद हो गया किसी लड़ाई में, ठीक है। तो इस तरह से इसकी स्टोरी चलती है, मतलब वो काफ़ी अपना किंगडम एक्सपेंड करता है लेकिन अपने बेटे को वो मार डालता है, क्योंकि ये जितनी भी मार्लव की स्टोरीज़ हैं वो ट्रेजिडीज़ हैं। ट्रेजिडी क्या होती है कि जो हीरो होता है वो किसी ना किसी बात से दुखी होता है, सफ़र करता है और उसकी हैप्पी एंडिंग नहीं होती है ना। तो इस तरह से ये टैम्बरलिन द ग्रेट का था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। नेक्स्ट आप लेते हैं डॉक्टर फोस्टस। डॉक्टर फोस्टस भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब डॉक्टर फोस्टस जो था, इसकी जो टाइम पीरियड था वो था 1589, ये 1589 है। इसका जो फुल टाइटल है द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ, द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ ऑफ डॉक्टर फोस्टस, ये इसका फुल टाइटल है, ठीक है। ये इसका फुल टाइटल है। अब इसके बारे में जो इनकी करैक्टर लिस्ट है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, इसमें कौन कौन से करैक्टर्स हैं, तो वो आप लिख लेते हैं इसके फुल टाइटल्स में। करैक्टर लिस्ट, करैक्टर लिस्ट में क्या क्या जाता है, सबसे पहले फोस्टस। जो फोस्टस है वो क्या है, वो एक प्रोटैगोनिस्ट है। प्रोटैगोनिस्ट मतलब हीरो है वो स्टोरी का। और नेक्स्ट आ जाता है आपका वैगनर। वैगनर क्या है, फोस्टस का सर्वेंट है। वैगनर फोस्टस का सर्वेंट है, ठीक है। मेफेस्टोफिलिस, मेफेस्टोफिलिस क्या है, वो क्या है, वो एक डेविल है। लूसीफर, लूसीफर जिसे सैटन भी क्या देते हैं, सैटन, ठीक है। वो क्या है, द प्रिंस ऑफ डेविल, वो डेविल का प्रिंस है, प्रिंस ऑफ डेविल। जो लूसीफर है वो प्रिंस ऑफ डेविल, जो कि कमांड करता है मेफिस्टोफेलिस को, ठीक है। इसके अलावा जो इसकी आ जाती हैं वो आप देखते हैं। फुल टाइटल की को मैं कर देती हूँ रिमूव, क्योंकि ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। इसका फुल टाइटल ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ ऑफ डॉक्टर फोस्टस, ठीक है। अब इसके बाद बारी आती है गुड एंजल और बैड एंजल की। ये भी इनमें आ जाते हैं जो मेन करेक्टर्स हैं, ठीक है। एक इनमें एन ओल्ड मैन है, ठीक है। ओल्ड मैन क्या है, एन इनिग्मेटिक करेक्टर, मतलब एक रहस्यफुल करेक्टर है, एक सीक्रेट जिसे आप बोल देते हैं। वो खुद ही जो उसकी आत्मा होती है फोस्टस को जब धिक्कारती है तो वो ओल्ड मैन आ जाता है इसमें। तो ये सारे करेक्टर्स जो मेन हैं वो आपको मैंने बता दिए। अब इस डॉक्टर फोस्टस की स्टोरी में क्या होता है कि जो डॉक्टर फोस्टस है वो स्कॉलर हैं, उन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मतलब हर फील्ड में काफ़ी वो स्कॉलर रहे हैं, विद्वान होते हैं। तो मतलब लेकिन उसका मन फिर भी नहीं भरता, वो सेटिस्फाइड नहीं है किसी भी बात से, उसे यह कि मैं और नॉलेज गेन करूं, और ज़्यादा मुझे नॉलेज मिले। तो उसके दो प्रोफेसर होते हैं, कॉर्नेलियस और वोल्डेज। वो क्या कहते हैं, वो उसे बोलते हैं कि अब तुमने बहुत कुछ पढ़ लिया, अब तो मतलब ब्लैक मैजिक पढ़। तो ब्लैक मैजिक मतलब नेक्रोमेंसी को वो पढ़ने के लिए उसे बोलते हैं, वो उसे पढ़ाते भी हैं। तो मतलब वो इतनी अच्छी तरह उसे करवाते हैं कि वो मास्टर हो जाता है ब्लैक मैजिक में। अब उसे ये लगता है कि मैं इस पर एक्सपेरिमेंट करके देखूँ, इस ब्लैक मैजिक पे, इस नेक्रोमेंसी पे। तो वो क्या करते हैं, वो मतलब अपने आप को जो डेविल के हवाले कर देता है अपने आप को। तो डेविल के हवाले करने से पहले उसको गुड एंजल और बैड एंजल
जो दो होती हैं सोल होती हैं उसकी, वो उसे रोकने की कोशिश करती है। बैड एंजल उसे बढ़ावा देती है, गुड एंजल उसे रोकने की कोशिश करती है भी तू ऐसे मत कर, लेकिन वो मानता नहीं है, वो आगे आगे बढ़ता जाता है क्योंकि उसे ब्लैक मैजिक पढ़ने के बाद उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने थे। तो जो डेविल है वो मेफिस्टोफेलिस को उसके पास भेजता है, ठीक है, शैतान भेजता है उसे, और मेफिस्टोफेलिस को देख के डॉक्टर फॉस्टस बहुत खुश हो जाता है। तो मेफिस्टोफेलिस से कहता है कि आपको इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं, मैं तो लूसीफर जो हमारा प्रिंस है उसकी कमांड पे मैं आपके साथ आया हूँ। और जो डॉक्टर फॉस्टस होता है वो उसे काफ़ी क्वेश्चन पूछता है, तो वो हर क्वेश्चन का जवाब नेगेटिव में देता है। तो मतलब जिस क्वेश्चन का भी जवाब कहता है तो वो डेविल का क्या काम है, वो कहता है कि हमारा तो काम ही नेगेटिविटी फैलाना होता है, और मेरे पास तो हर क्वेश्चन का इस तरह मतलब हर चीज़ में उसे नेगेटिव जवाब ही देता है। तो वो जब डॉक्टर फॉस्टस से कहता है कि मैं मैरिज करना चाहता हूँ, मुझे मैरिज करनी है, तो मेफिस्टोफेलिस उसे कहता है कि हम मैरिज के लिए आपको लेडी दे देंगे, बट हम आपकी मैरिज नहीं करवाएंगे। अब इसमें भी एक मैसेज छिपा हुआ है कि जो मेफिस्टोफेलिस है वो उसे कहता है कि जो मैरिज होती है वो एक डिवाइन टास्क है जो कि गॉड करते हैं, ये हमारा काम नहीं है, हम मैरिज नहीं करवाते, हम कोई डिवाइन वर्क नहीं करते, हमारा काम सिर्फ नेगेटिविटी फैलाना होता है। तो डॉक्टर फॉस्टस फिर क्या करते हैं, मतलब उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है कितने ईयर्स का, 24 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसमें मेफिस्टोफेलिस क्या होता है कि वो उसे कहता है कि अब 24 ईयर्स जो आपकी आत्मा होएगी, बॉडी होएगी, वो हमारे पास होएगी, तो और ज़्यादा आप कहीं भी किसी भी प्लेनेट पे जा सकते हो, इस दौरान कुछ भी कर सकते हो, किसी भी चीज़ को आपने अचीव करना है वो कर सकते हो, है ना। तो जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने बैठता है डॉक्टर फॉस्टस, तो वो उसे मेफिस्टोफेलिस से कहता है कि ये आपके ब्लड से लिखा जाएगा, आपके ब्लड से इस पे साइन होंगे। तो वो अपनी रिस्ट काट लेता है डॉक्टर फॉस्टस, और जैसे ही वो रिस्ट काटता है तो उसका जो ब्लड होता है वो फ्रीज हो जाता है, और उसके अंदर से उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, हेमोसेरस। इसका मतलब क्या था कि मैन रैन अवे, होमोसेरस का मतलब है मैन रैन अवे। उसे गॉड मतलब वार्निंग देता है भी अभी भी तेरे पास टाइम है, तू संभल जा, इसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन मत कर, 24 ईयर्स अपने लाइफ के मत दे इसको। लेकिन वो फिर भी नहीं मानता, वो दे देता है। लेकिन 24 ईयर्स में वो खूब प्लेनेट पे जाता है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करता है, मतलब फुल पहले इंजॉय करता है। लेकिन जैसे जैसे वो 24 ईयर्स ख़त्म होने वाले होते हैं तो वो इन चीज़ों से तंग आ जाता है। फिर वो चाहता है कि मैं वापस अपनी दुनिया में चला जाऊँ। तो मेफिस्टोफेलिस ने ये पहले ही उसे बोला होता है कि 24 ईयर्स के बाद मैं आपको हेल में लेके जाऊँगा, तो वो अब हेल में जाने के लिए तैयार नहीं है डॉक्टर फॉस्टस। तो इस तरह से उसकी जो स्टोरी है ये चलती रहती है। उसका वैगनर जो उसका सर्वेंट होता है वो भी उसे काफ़ी करता है इंस्पायर, मतलब उसे रोकता है हर बात के लिए, लेकिन वो मानता नहीं है। तो इस तरह से ये जो स्टोरी है, इसकी जो सेटिंग है वो जर्मन में है, जर्मनी में इसकी सेटिंग है। जर्मनी में इसकी जो सेटिंग है, सेटिंग के सामने आप जर्मनी लिखोगे, ठीक है। ये चीज़ भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये जर्मन करैक्टर, इसमें जो आपने मेन बात लिखनी है, ठीक है। अब इसका एक कोट है, मेन कोट है डॉक्टर फॉस्टस का, वाज दिस द फेस, was this the face launched a 1000 ship, launched a 1000 ship। तो ये कोट आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है डॉक्टर फॉस्टस का, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। और ये हेलन के लिए बोलते हैं, वो हेलन जो ही फेल इन लव विद हेलन, लास्ट में वो बुलाता भी हेलन को ही है, तो उसके लिए ये बोलता है, फॉर हेलन के लिए जो कोट होता है, वाज दिस द फेस लॉन्च्ड अ 1000 शिप्स। तो ये कोट भी आपने याद रखना है, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट पे चलते हैं, द ज्यू ऑफ माल्टा। और एक बात और मैं आपको फॉस्टस के बारे में बता दूं, ये जो स्टोरी है ना, ये नरेट की जाती है। नरेट का मतलब किसी के, जैसे अब स्टेज, जैसे वो फॉस्टस है वो 24 ईयर्स का, ये तो नहीं कि स्टेज पे सारा परफॉर्मेंस उसका दिखाया जाता है वो क्या करता है। तो ये सारी स्टोरी नरेट करवाई जाती है, किससे, कोरस से। कोरस एक ग्रीक कस्टम है, ग्रीक कस्टम है ये, कि
एक स्टेज के बाहर से आवाज़ आ रही होती है, पीछे से आवाज़ आ रही होती है, और वो सारी आवाज़ से हमें पता लगता रहता है कि वो चीज़ें अब क्या होने वाला है। वो सीधा 7 ईयर्स बाद ये होगा, ये हो रहा है, अब 7 ईयर्स बीत चुके हैं, 24 ईयर्स बीत चुके हैं, इसके बाद ये होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें नरेट करवाई जाती हैं, ठीक है। तो ये था डॉक्टर फॉस्टर्स के बारे में। अब हम जो नेक्स्ट करेंगे वो द ज्यू ऑफ माल्टा। द ज्यू ऑफ माल्टा, द ज्यू ऑफ माल्टा, इसका जो टाइम है वो 1589 है, ठीक है। और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट, इसमें भी आप ये पहले ही लिख दें कि ये नरेटेड बाय मैकैवली, ठीक है। मैकैवली जो कि एक कैरिकेचर है। कैरिकेचर का मतलब समझते हो, एक कार्टून लाइक स्ट्रक्चर जिससे सारी स्टोरी नरेट करवाई जाती है मैकैवली के। और इसमें क्या होता है, इसमें एक गवर्नर है जो कि माल्टा का है, ठीक है, माल्टा का गवर्नर है। इसमें एक कैरेक्टर हमारा आ जाता है बाराबस। बाराबस क्या है, एक माल्टीज ज्यू है, ठीक है, मर्चेंट है वो एक। अब जैसे ये जो स्टोरी है ना, ये इंस्पायर की गई है, मतलब इससे इंस्पिरेशन मिली थी विलियम शेक्सपियर ने मर्चेंट ऑफ वेनिस। उसमें आपको शेक्सपियर का कैरेक्टर पता होगा अगर आपने वो प्ले पढ़ा हुआ है। तो जो शेक्सपियर का कैरेक्टर है उसमें ये बाराबस को उसमें लिया गया है, काफ़ी हद तक उसका जो कैरेक्टर मिलता जुलता है शेक्सपियर के साथ। अब इसमें क्या होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये मैकैवल द्वारा नरेट की गई है, तो ये आपने याद रखना है। और इस प्ले के जो 5 पार्ट्स में ये स्टोरी डिवाइड की गई, इट हैज़ 5 पार्ट्स। 5 पार्ट्स में ये जो स्टोरी है ये नरेट करवाई गई है, ठीक है। अब इस स्टोरी में क्या होता है कि जो माल्टा का गवर्नर होता है उसको, मतलब जो टर्किश होते हैं, टर्किश कमांडर, वो उसे थ्रेटन करके जाते हैं, धमकी देके जाते हैं कि आप अपना टैक्स भरो नहीं तो हम आप पे हमला कर देंगे। और जो गवर्नर होता है माल्टा का, वो जाता है बाराबस के पास। बाराबस एक ज्यू मर्चेंट है, वो उसे कहते हैं कि आप हमारी हेल्प कीजिए इस काम में। जो हमारा जो टर्किश कमांडर है वो कह रहा है कि अगर हमने टैक्स नहीं भरा तो वो हमसे, मतलब हम पे हमला कर देंगे, ठीक है। फिर क्या होता है, जो बाराबस है वो एक ज्यू है, वो उसे कहता है कि देखिए जो हमें इतने राइट्स नहीं दिए जाते, जो क्रिश्चियन हैं उनको राइट्स दिए गए हैं, तो आप मेरी बजाय उनसे जाके हेल्प मांगो। जो क्योंकि ज्यू और क्रिश्चियंस का उस टाइम क्या था कि काफ़ी आपस में चलता रहता था, लड़ाई फाइट चलती रहती थी। तो वो उसे जवाब देता है और कहता है कि जाके क्रिश्चियन से मदद मांगो। तो फिर क्या होता है, जो गवर्नर है उसको गुस्सा आ जाता है और वो उसकी जो मेन प्रॉपर्टी है वो अपने पास रख लेता है। तो बाराबस को इस बात पे बड़ा गुस्सा आता है, तो वो क्या करता है, वो अपनी बेटी एबिगेल को बोल देता है कि तू जो गवर्नर का बेटा है उसे अपने चक्कर में फंसा और मेरी जो जितनी भी मेन प्रॉपर्टी है वो बाहर निकलवा, तू ही वो काम कर सकती है। तो इस काम में उसका जो एथेनर एक सर्वेंट होता है, एथेनर, वो भी इसकी हेल्प करता है। वो क्या करता है, वो फेक लेटर लिखता है गवर्नर के बेटे और उसके दोस्त को, उसके फ्रेंड को, कि जो एबिनिल है वो तुम्हें बहुत प्यार करती है और वो तुम्हें प्यार करती है। तो वो जब वो लेटर लिख देता है, तो जब एबिनिल बाराबस की बेटी को इसके बारे में पता लगता है कि इस तरह से फेक लेटर लिखे गए हैं मेरे नाम से, तो उसे भी बहुत गुस्सा आता है। वो नन बन जाती है, अब बाराबस क्योंकि वो क्रिश्चियन के खिलाफ है तो उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता कि उसकी बेटी नन है, और वो जाके ननरी में रहना शुरू कर देती है। अपना घर छोड़कर ननरी, जहाँ पे और भी नन्स रहती हैं, वहाँ पे जाके रहना शुरू कर देती है। तो जो बाराबस है वो क्या करता है, वो ननरी में जाके अपनी बेटी और बाकी जो नन्स हैं उनको पॉइजन दे देता है। तो उसकी बेटी मर जाती है। इसी बीच में वो गवर्नर के बेटे और उसके दोस्त को भी मरवा देता है। तो अभी भी उसका गुस्सा बाराबस का शांत नहीं होता। वो क्या करता है, वो अभी भी गवर्नर से फाइट करता है। तो इस तरह से ये स्टोरी चलती रहती है। मैंने आपको पहले भी कहा था, जितने भी मार्लोव के जितने भी प्ले हैं वो ट्रेजेडी हैं। इनके जो प्रोटैगोनिस्ट रही हैं, हीरोज़ रही हैं, उनको भी सफ़र करना पड़ता है लास्ट तक। तो ये चीज़ें आपने अपने दिमाग में रखनी है। तो इसके जो करैक्टर्स हैं, इनके क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं वो आपने अपने दिमाग में रखनी है। इनको 5 पार्ट्स में बांटा गया है कैरिकेचर मैकैवल द्वारा। इसको मैकैवेलियन प्ले भी, इवन इसको ये भी बोला जाता है मैकैवेलियन प्ले,
जी ऑफ माल्टा को। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आप दिमाग में रख सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जी ऑफ माल्टा के बारे में। अभी जो बाकी वर्क्स हैं इनके, तो वो अपन नेक्स्ट वीडियो में इनका करेंगे सारा क्लियर। और यहाँ तक आप सारा क्लियर करके रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है यू कैन टेल मी अबाउट दैट। थैंक यू वेरी मच।